आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये इंडियन इकोनॉमी में भी है और पॉलिटी का भी पार्ट है। हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं, तो इस टॉपिक को इन डेप्थ अच्छे से हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे ताकि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन क्या होगा? देखो एक ऐसा कमीशन है जो फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस देता है, रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वो गवर्नमेंट को बताती है। अब गवर्नमेंट की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये सब हमने इसके बीच पढ़ना है। देखो पहली बात आपको याद रखनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनके बारे में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है इनके रिलेटेड, तो उन बॉडीज को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई उनको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? तो यस है। आर्टिकल 280 जो है हमारे इंडिया के संविधान का, वो कहता है कि एक फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी, और फाइनेंस कमीशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ये आपने याद रखना है, क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी जहां पर भी वर्ड आ जाए इसका मतलब है कि कंप्लीटली जुडिशियल नहीं है वो। जुडिशियल मतलब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी में जो भी आपको ऑर्डर निकलता है, रिकमेंडेशन आती है, वो सबको माननी पड़ती है। बट ये क्वाजी जुडिशियल है, मतलब इसकी जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसको माननी है या नहीं माननी है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये कमीशन कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5th ईयर। हर 5 साल के बाद वो एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं जो रिकमेंडेशन देती है किसके रिलेटेड? फाइनेंस के रिलेटेड। अभी हम इसके फंक्शंस को देखेंगे। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? एक तो चेयरमैन होते हैं और 4 अदर्स मेंबर होते हैं। और कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये चीज हमने देख ली। अब हमने देखना है कि जो चेयरमैन है या 4 अदर मेंबर्स हैं, ये कहां कहां से लिए जाते हैं। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, बट इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि चेयरमैन या जो मेंबर्स है वो किस तरह से लिए गए। ये पार्लियामेंट को बोला गया कि पार्लियामेंट बाय लॉ कोई एक्ट बनाए और एक्ट में ये बता दें कि क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया, उस एक्ट में उन्होंने बताया कि जो चेयरमैन होंगे वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसकी कुछ एक्सपीरियंस हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो 4 अदर मेंबर्स है वो कहां से सिलेक्ट किए जाएंगे? एक तो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, अगर किसी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। अगर मानो वो हाई कोर्ट के जज अभी नहीं है, बट एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो क्वालिफाइड हो फॉर जज। मतलब देखो आप जज बने नहीं हो, बट आप उसके क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या, आपकी एज जो है वो 21 साल से ज्यादा है। अब आप आईएएस ऑफिसर बने नहीं हो, बट आप क्वालिफाइड हो टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो इसका मतलब है कि आईएएस ऑफिसर को भी लिया जा सकता है, और अगर क्वालिफाई है कोई पर्सन उसको भी लिया जा सकता है। इसके साथ रिलेट करो, आप जज हो, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या जज नहीं भी है, अगर वो क्वालिफाई ही कर रहा है तो भी उनको लिया जा सकता है एज मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, एक ऐसा पर्सन जिसकी स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंस के रिलेटेड और गवर्नमेंट अकाउंट्स के रिलेटेड। ऐसा मतलब एक इकोनॉमी रिलेटेड पर्सन लिया जाएगा। थर्ड वन इज अ पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस फाइनेंस मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी फाइनेंस रिलेटेड है। और थर्ड पर्सन जिसकी स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स में। तो मतलब ये 3 पर्सन जो है ये तो फाइनेंस से रिलेटेड ही है, और एक जो पर्सन है वो जुडिशरी का मेंबर होगा, इसलिए इसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये पार्लियामेंट ने अपने एक्ट के थ्रू ये एक्सप्लेन करा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पढ़नी है वो फंक्शंस क्या है, ये जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या क्या काम करती है। देखो यहां पर लैंग्वेज देखने से पहले मैं आपको इजीली समझाता हूं कि क्या क्या काम है। सबसे पहली बात, देखो जो सेंटर है वो टैक्स को कलेक्ट करती है, लोगों से टैक्स पैसा कलेक्ट होता है। अब ये जो टैक्स में जो पैसा कलेक्ट हुआ है ये किस तरह से डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, किस तरह से डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी किस तरह से डिवाइड होगा, उस पर रिकमेंडेशन देती है फाइनेंस कमीशन। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपया टैक्स में इकट्ठा हुआ। ठीक है, अब सेंटर अपने पास कितना रखेगा? तो इस अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट हम पढ़ेंगे उसमें ये बोला गया था कि 41 रुपीज जो है वो स्टेट को दिए जाएंगे, और बाकी जो पैसा बचेगा, बाकी कितना बचेगा 59 रुपीज, वो कौन रखेगा? सेंटर रखेगा। तो ये किसने रिकमेंड किया? फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया। अब ये जो 41 रुपीज है ये डिफरेंट स्टेट तो अलग अलग है, स्टेट और यूटी, उनमें किस बेसिस में बटेगा, मतलब यूपी के पास कितना जाएगा, तमिलनाडु के पास कितना जाएगा, सो ऑन, केरला के पास कितना जाएगा, ये भी कौन बताएगा? ये भी फाइनेंस कमीशन ही बताता है। और ये 2 तरह की डेवोल्यूशन होती है, मतलब एक हो गया वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब कि वर्टिकली किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्टिकली मतलब ऊपर सेंटर है, नीचे स्टेट है, तो सेंटर के पास कितना पैसा जाएगा और स्टेट के पास कितना जाएगा, ये होता है वर्टिकल डेवोल्यूशन। आप याद रखना। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मतलब है कि ये आप डिफरेंट स्टेट्स है ना हमारे पास, तो आपस में स्टेट्स में कितना कितना पैसा बटेगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन।
एक काम तो फाइनेंस कमीशन का ये है कि कितना पैसा सेंटर के पास जाएगा, कितना स्टेट्स के पास जाएगा, और स्टेट्स आपस में कितना पैसा बांटेंगे, वो सारा कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन। यही इस पहले पार्ट में लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस which are to be or may be divided between under this chapter in the allocation between the state of respective share। वही कहा हुआ कि यूनियन और स्टेट में कितना प्रोसीड, जो टैक्सेस का प्रोसीड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कितना एलोकेट होगा। ये पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज, अब देखो एक तो ये टैक्स वाला पैसा है, इसको छोड़ के भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एड देती है स्टेट्स को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो देखो तीन तरह के फंड होते हैं इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट। ये पॉलिटी का पार्ट है। उसमें जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को कुछ ग्रांट देती है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए दे सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर कोई स्टेट है, मान लेते हैं पंजाब स्टेट है, पंजाब की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है अगर इन केस, तो उसको हेल्प करने के लिए कुछ ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेगी। तो ये भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि कितनी ग्रांट इन एड दी जाएगी। इनिशियली क्या हुआ था, जब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, और इनिशियली क्या, जैसे असम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार, ओडिशा, ये जो स्टेट थे ना जहां पर जूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती थी, इनिशियली इनमें ना जूट कल्टीवेशन के बाद इनकी जूट का एक्सपोर्ट कम हो गया। तो उसमें फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 10 सालों तक इनको ग्रांट मिलनी चाहिए। तो ये भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी। तो दो चीजें आ गई, एक तो पैसा कैसे डिवाइड होगा टैक्स वाला, और दूसरा ग्रांट्स किन किन स्टेट को दी जानी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया था कि 17 स्टेट्स हैं, इनको ग्रांट्स दी जानी चाहिए, ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन में। ये सब हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट इन्होंने ये बोला कि जो कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का, देखो जैसे सेंटर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वैसे स्टेट का अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसके थ्रू पैसा निकलता है और स्टेट के डिफरेंट काम में जाता है, जैसे पंचायत में जाता है, म्यूनसिपैलिटीज में जाता है। फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि किस तरह से स्टेट्स अपने कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाएंगे, अगमेंट करना होता है, इंक्रीज करेंगी, ताकि पैसा कहां जाए? पंचायत में जाए। कहां जाए? पंचायत में जाए। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में बहुत ज्यादा पैसा जाए, इसके लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि किस तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स को बढ़ाया जा सकता है डिफरेंट स्टेट में, उसके रिलेटेड भी रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। ये वापस वही पॉइंट रिपीट हो गया है, ये तो पंचायत के लिए लिखा गया है, ये म्यूनसिपैलिटीज के लिखा गया, तो ये एक ही पॉइंट है बेसिकली। ये कहता है कि किस तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को इंक्रीज किया जाए, इसके रिलेटेड रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन देता है, ठीक है। और नेक्स्ट, एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। और भी अगर कोई मैटर है, जैसे उस साल कोई मैटर न्यूज में है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कई बार कोई रिवर डिस्प्यूट होता है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रेसिडेंट जो है वो कमीशन को दे सकते हैं उसमें रिकमेंडेशन देने के लिए। तो ये भी फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का। तो चार फंक्शन है, इन शॉर्ट देख लो किस तरह से टैक्स जो है वो डिवाइड होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, ये पहली रिकमेंडेशन देती है फाइनेंस कमीशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रांट जो निकलेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो किस किस स्टेट में जाएंगे, कितने जाएंगे, वो भी रिकमेंडेशन देता है। थर्ड, जो स्टेट फाइनेंस, जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि ताकि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में पैसा जाए, इसके रिलेटिव रिकमेंडेशन देता है। और फोर्थ वन इज, और भी कोई मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो प्रेसिडेंट बोलता है फाइनेंस कमीशन को कि आपको इसके रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन देनी चाहिए, तो फाइनेंस कमीशन उसके रिलेटेड भी रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद बनता है। अब हमने जो फाइनेंस कमीशन पढ़ना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी चल रहा है, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन। देखो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर था? एनके सिंह जी की, ठीक है, आपने याद रखना, एनके सिंह जी की चेयरमैनशिप के अंडर था। ये कब से कब तक है? 2021-22 में आया था और 25-26 तक ये चलेगा, ठीक है, 5 साल के रिलेटेड है। 21-22 में ये आई है रिकमेंडेशंस, फाइनेंस कमीशन बना था, और 25-26 तक चलेगा। देखो अब ये एक कंपैरिजन चार्ट है, इसी को आपने समझना है, इसी के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चार्ट क्या कह रहा है? ये चार्ट कह रहा है कि देखो अब सेंटर ने 15 फाइनेंस कमीशन, देखो 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करा था कि 42% पैसा जाएगा स्टेट में, ठीक है। कितना पैसा जाएगा? 42%, ध्यान से सुनना, 42% स्टेट में जाएगा, बाकी जो पैसा होगा वो कौन रखेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी 58%। अब 15 फाइनेंस कमीशन ने रिड्यूस कर दिया इसको 41%, ये आपने याद रखना है, 1% रिड्यूस कर दिया। अब 1% क्यों रिड्यूस करा? क्योंकि आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख वो एक स्टेट थी, अब वो स्टेट से बन गई है यूटी। अब वो यूटी बन गई है तो यूटी को पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो 1% रिड्यूस इसीलिए किया गया कि जो ये 1% पैसा है वो किसको दिया जाएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी में जाएगा, क्योंकि यूटी में पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जम्मू कश्मीर का अलग जो है बजट जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने निकाला था, वो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की है। इसका मतलब
जम्मू कश्मीर यूटी है, तो इसके रिलेटेड जो है बजट वो कौन लाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए पैसा बचाने के लिए 1% इन्होंने यहां से कम कर दिया। ठीक है, अब ये जो 42% पैसा है, इतना तो आपको समझ आ गया, 15 फाइनेंस कमीशन में 41% पैसा है। अब ये किस स्टेट को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, तमिलनाडु को कितना मिलेगा, ये किस बेसिस में डिसाइड होगा, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं और इन्हीं पैरामीटर्स के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 14 फाइनेंस कमीशन के टाइम में 4 पैरामीटर थे, 1, 2, 3 और 4, ये इनकी वेटेज लिखी हुई है कि किसको कितनी वेटेज दी है। जैसे इनकम डिस्टेंस को 50% वेटेज दी गई है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 7.5%, एरिया को 15% और पॉपुलेशन को 27.5%। ये 14 फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। बट अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन की बात करें, 15 फाइनेंस कमीशन में क्या है कि देखो इनकम डिस्टेंस यहां पर भी 45% है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% है, एरिया 15% है, पॉपुलेशन 15% है। बट यहां पर दो चीजें ऐड हो गई हैं, एक तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एक हो गया टैक्स एफर्ट, इसमें को 2.5% जो है वो दिया गया। देखो आपने इनका ना एग्जैक्ट नंबर याद नहीं करना है, बट आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा क्राइटेरिया सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन में, इनकम डिस्टेंस, और सबसे कम कितनी है, टैक्स एफर्ट। तो इसके रिलेटेड कई बार पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कौन से पैरामीटर को दिया गया सबसे कम, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इनकी एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता होना चाहिए। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये दो तो आपको याद करनी है क्योंकि ये न्यूली ऐड हुए, एक तो टैक्स एफर्ट इसको 2.5% और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5%। अब एक एक करके हम इन सबको समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं और किस बेसिस में हम स्टेट को पैसा डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सबसे ज्यादा कौन सा है, इनकम डिस्टेंस। और इसको मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप याद कर सकते हो सीक्वेंस में कि सबसे ज्यादा कौन सा है या सबसे कम कौन सा है। तो सबसे पहले इनकम डिस्टेंस। देखो इनकम डिस्टेंस क्या होता है, इनकम डिस्टेंस में हम बताएंगे कि हाई पर कैपिटा इनकम। देखो एक ऐसी स्टेट होगी जिसमें पर कैपिटा इनकम मतलब हर बंदे के पास पर कैपिटा इनकम होता है, हर पर्सन के पास इनकम कितनी है, दैट इज नोन है पर कैपिटा इनकम। अब कोई स्टेट होगी जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं जैसे महाराष्ट्र होगी, तो इसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ कोई एक ऐसी स्टेट भी होगी जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। किसी स्टेट की पर कैपिटा इनकम कम होने का मतलब है वो स्टेट पुअर है, उसकी इकोनॉमी अभी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो और जो स्टेट जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है इसका मतलब उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अब तुम मुझे बताओ किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो पुअर है ना उसको ऊपर उठाना है हमें। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि जो हाई पर कैपिटा इनकम वाली स्टेट है जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उसको कम पैसा मिलेगा और जिसकी कम है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। इसी को बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या है कि हाई पर कैपिटा इनकम वाली स्टेट, मान लेते हैं वो अगर महाराष्ट्र है, तो उससे कितनी दूर है दूसरी स्टेट की पर कैपिटा इनकम, जो सबसे ज्यादा दूर होगी उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये एक फैक्टर आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने ना इक्वालिटी लानी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज बोली गई, इकोनॉमी जो है वो सब जो है इक्वली जो है बढ़े, एक जगह पे वेल्थ जो है वो फोकस ना रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ की। तो पहला पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट इज पॉपुलेशन। इसको ध्यान से समझना। देखो पॉपुलेशन मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर लोग बहुत ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ये होता है पॉपुलेशन क्राइटेरिया। अब यहां पर ट्विस्ट है। अब देखो एक तरफ से अगर हम पॉपुलेशन वाली स्टेट को ज्यादा पैसा देंगे तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो पॉपुलेशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, जैसे केरला हो गया, ठीक है, जैसे तमिलनाडु हो गया। ये स्टेट जो है ये पॉपुलेशन को कम करने के लिए बहुत रोल प्ले कर रही है और हमें पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो ये तो इनके साथ गलत हो गया, एक तो ये पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रही है और दूसरा इनको पैसा भी कम मिलेगा। तो इसके लिए ही ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वाला इंडेक्स लाया गया, पार्ट लाया गया। इसको हम बाद में देखें, पहले देखो पहला आपने सिंपली समझना है जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और इसकी वेटेज कितनी है 15%। अब देखो ये कौन से सेंसस के बेसिस में पॉपुलेशन देखी जाएगी, सेंसस ऑफ 2011। तो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा, मतलब यूपी को ज्यादा पैसा मिलेगा और सिक्किम को कम मिलेगा। यहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, पहले इसकी वेटेज 27.5% होती थी, अब इसको रिड्यूस करके 15% कर दिया। क्यों रिड्यूस करा, क्योंकि हम पॉपुलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते। और दूसरी बात है कि जो 14 फाइनेंस कमीशन है ना, इसने 2011 का सेंसस भी लिया था और 1991 सेंसस को भी इंक्लूड करा था। बट 2000 अभी जो हमने 2021 में ये 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट आई है इसमें सारा 2011 सेंसस को ही इंक्लूड करा गया। ठीक है, अब थर्ड वन इज एरिया। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एरिया ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ये सिंपल है, इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, 15%। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इसको समझते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब है, देखो इसमें क्या है,
अब देखो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी हमने उसको ज्यादा पैसा दे दिया, अब साउदर्न स्टेट खड़ी होगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये तो गलत बात है। एक तो हम पॉपुलेशन कम करने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं और आप पैसा उनको दे रहे हो जो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। इसके लिए एक लाया गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब जो स्टेट या यूटी इस काम के लिए रोल प्ले करेगी, मतलब पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लेगी, उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। तो इसकी वेटेज कितनी रखेगी 12.5%, क्योंकि जो स्टेट बहुत ज्यादा एफर्ट ले रही है पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, उनको थोड़ी हेल्प तो मिलनी चाहिए ना, उनको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। तो वो एक इंडिकेटर इसलिए ऐड किया गया इस बार, दैट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ये तो पहले भी था अभी भी है। जिस स्टेट में ज्यादा फॉरेस्ट कवर है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ये बेसिकली फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है तो मध्य प्रदेश को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये आ गया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। एंड द लास्ट वन इज टैक्स एफर्ट, तो ये इस बार ऐड किया गया। देखो जो स्टेट ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो, ठीक है, जिस स्टेट में टैक्स अच्छे से कलेक्ट हो रहा है उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, उनको 2.5% जो है एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, इसमें से ज्यादा पैसा उनको मिलेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे, आई होप ये सभी आपको समझ आ गए होंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इनकम डिस्टेंस कहता है कि हाई पर कैपिटा इनकम से कितनी दूर है, जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ताकि वो पुअर है उसको ऊपर उठाना है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। एरिया जिसका ज्यादा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। बट पॉपुलेशन वाले में इश्यू था, इसलिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस लाया गया, मतलब जो डेमोग्राफी को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर ले रहा है तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा। फॉरेस्ट जहां पर ज्यादा है उसको बूस्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट फॉरेस्ट लगाए, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। टैक्स एफर्ट जो अच्छे ले रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा, ये अकॉर्डिंगली यहां पर बताया गया। ठीक है, अब इसको याद करने की एक आपको याद रखना है कि किसको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है किसको कम दिया जा रहा है। तो एक सीक्वेंस में आपको बना के बता देता हूं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, एक ट्रिक ही समझ लो, पैड पैड उसके बाद कौन सा रह गया, पैड हो गया, देन फॉरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, पैड FN-T। अब देखो कैसे याद, आई स्टैंड फॉर इनकम डिस्टेंस, ठीक है, आई स्टैंड फॉर इनकम डिस्टेंस, T स्टैंड फॉर पॉपुलेशन। ये सीक्वेंस में सबसे ज्यादा क्राइटेरिया किसका है, इनकम डिस्टेंस का 45%। देन वी हैव पॉपुलेशन, तो इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, देन एरिया, देन डेमोग्राफिक, देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, एंड देन वी हैव लास्ट में टैक्स एफर्ट। तो ये ऑन द सीक्वेंस बेसिस। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो अब आपको मुझे पढ़ाना था, तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे आईपैड खरीदना पड़ा। ठीक है, तो आपको पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए मुझे आईपैड खरीदना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो, आईपैड फॉर टीचिंग, आईपैड फॉर टीचिंग। तो मुझे एक आईपैड जो है वो खरीदना पड़ा आपको पढ़ाने के लिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आईपैड फॉर टीचिंग। तो आई फॉर इनकम डिस्टेंस, P फॉर population, A for area, D for demographic performance, F for forest and ecology and T for teaching, T for sorry tax effort। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। देखो आपको यहाँ पर हर एक का नंबर नहीं पता होना चाहिए, नंबर इन दो, एक तो सबसे ज्यादा वाले का पता हो, एक कम वाले का, और ये डेमोग्राफी वाला, क्यों ये दो न्यू ऐड हुए हैं। और बाकी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंशियल के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो आई होप किस तरह से रेवेन्यू शेयर होता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है, इसमें और क्या क्या चीजें बताई गई हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 41% ही मिलेगा, बाकी सेंटर के पास रहेगा। हॉरिजॉन्टल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, यही जो ऊपर है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। इनकम डिस्टेंस 45% होगा। तो आईपैड फॉर टीचिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पर बार बार देखने वाला नहीं है इसमें। उसको छोड़ के चार और चीजों के बारे में फाइनेंस कमीशन ने बोला था। ठीक है, चार और चीजें जिनके बारे में फाइनेंस कमीशन ने बोला था। सबसे पहली चीज ही हेल्थ पे बोला था। ठीक है, इसमें देखो आपने इतना इन डेप्थ नहीं जाना, आपको थोड़ा बहुत देखना है। हेल्थ के लिए ये बोला गया था कि हेल्थ में ना स्टेट को ज्यादा खर्चना चाहिए, नियर अबाउट 8% जो है हेल्थ में इंक्रीज करो, क्योंकि आपको पता है 2021-22 का टाइम कोविड का टाइम था, तो हेल्थ सेक्टर में इन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसी तरह एक ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज या ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज भी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सजेशन दी थी किसने, फाइनेंस कमीशन ने, आपने याद रखना। ठीक है, अब एक और सजेशन दी गई थी, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसको स्मॉल कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए, जैसे वेलनेस क्लिनिक में, सर्जिकल, ईएनटी रिलेटेड, एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए। देखो एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं उनके लिए एक स्मॉल कोर्सेज भी स्टार्ट करने चाहिए नेशनल मेडिकल काउंसिल को, ये बताया गया। उसके बाद आयुष जो है, जो आयुर्वेदिक रिलेटेड जो स्टडीज हैं उनको भी इंकरेज करना चाहिए एज इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर मेडिसिन अपग्रेड। देखो
जैसे अगर कोई एमबीबीएस वगैरह कर रहा है, कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहा है, ठीक है, अब उसमें क्या होना चाहिए, आयुष रिलेटेड कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, कंपलसरी नहीं, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि अगर सपोज करो को आयुष वाला आयुर्वेदिक पढ़ रहा है और उसको उसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो वो इस फील्ड में आगे निकल सकता है, प्लस उसको आयुर्वेदिक नॉलेज भी होगी और अगर कल वो इसी आयुर्वेदिक नॉलेज का यूज कर सकता है आगे, जब वो सपोज करो अगर कोई दूसरा डॉक्टर बनता है, ठीक है, और उसको आयुर्वेदिक नॉलेज भी है, तो देखो वो कितना अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला गया था, ठीक है। और एक अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल भी पास करना चाहिए जितना जल्दी हो सके हेल्थ केयर प्रोफेशन के रिलेटेड, तो ये भी यहाँ पर बोला गया था। अब हायर एजुकेशन के लिए दो चीजें बोली गई थी, हायर एजुकेशन के लिए दो चीजें, एक तो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना, कोविड का टाइम था आपको पता है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और दूसरा कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी होने चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया था। देखो अब ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे पास कोर्सेज जो हैं वो किस में होते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी, तो इसमें ये बोला गया था कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्या हमने कोर्सेज को प्रमोट करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज डिफेंस रिलेटेड। तो डिफेंस में क्या बोला गया था, देखो एक रिकमेंडेशन दी गई थी, एक नॉन लैप्सेबल पूल बनाना चाहिए फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना ये क्या है। देखो मैंने आपको बताया था ना, एक कंटेंजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर एक डिफेंस के लिए नॉन लैप्सेबल पूल बनाना चाहिए। नॉन लैप्सेबल पूल का मतलब होता है नॉन लैप्सेबल, जो खत्म ना हो। ऐसे क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने मार्च रश सुना है वर्ड, मार्च रश, ये वर्ड सुना है। मार्च रश पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बोला जाता है कि देखो जैसे सपोज करो अगर किसी को पैसा एलोकेट हुआ है किसी स्कीम के लिए, 50,000 करोड़ रुपया मान लेते, किसी स्कीम के लिए ये इतना पैसा रिकमेंड हुआ है किसी काम के लिए। अब देखो ये स्कीम लैप्सेबल है, मतलब सपोज करो 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर में ये स्टार्ट हुई स्कीम और इसने 31 मार्च को खत्म हो जाना है, ठीक है, 31 मार्च को खत्म हो जाना है। अब अगर ये खत्म हो गया तो ये पैसा खत्म हो जाएगा, ये पैसा वापस अगली बार नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये होता है लैप्सेबल। बट ये बोल रहा है कि नॉन लैप्सेबल पूल बनना चाहिए, मतलब सपोज करो वो पैसा अगर इस साल 31 मार्च तक खत्म नहीं हुआ है, उस पैसे को डिफेंस वाले बाद में यूज कर सकें। तो यही इसका मतलब है, एक नॉन लैप्सेबल पूल बनना चाहिए डिफेंस के लिए अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या बोला गया, इसके लिए ये बोला गया कि जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, एसडीआरएफ रिस्क फंड या रिलीफ फंड जिसे बोलते हैं, उसमें स्टेट का, देखो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर चलता है, 75% पैसा कौन डालेगा, सेंटर, और 25% कौन डालेगा, स्टेट, ये आपने याद रखना है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90% जो है वो कौन डालता है, सेंटर, और 10% कौन डालता है, स्टेट डालता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, बट आपको ना ज्यादा वो पता होना चाहिए कि किस तरह से डेवोल्यूशन की गई है हॉरिजॉन्टली, किस किस बेसिस में पैरामीटर में पैसा डिवाइड होता है। इसमें भी चार ही चीजें, एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है, एक एसडीआरएफ है, और डिफेंस है। हेल्थ में यही बोला गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, और 8% हेल्थ में, सॉरी, ये बोला गया कि 8% जो है वो पैसा जाना चाहिए, इंक्रीज करना है हमें किसमें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना है, आयुष को प्रमोट करना है, ठीक है, इलेक्टिव कोर्स की तरह। हायर एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, और प्रोफेशनल कोर्सेज रीजनल लैंग्वेजेस में भी होने चाहिए। देन डिफेंस में यही बोला गया एक नॉन लैप्सेबल जो है फंड बनाना है किसके अंदर, पब्लिक अकाउंट के अंदर, डिफेंस के लिए। और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के यही बोला गया जो एसडीआरएफ है उसमें 75-25% जो है वो स्टेट सेंटर की रहेगी, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 13%, 10% और 90% रहेगी। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। देखो ये एक दो बार लेक्चर देखोगे आपको प्रिपेयर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके स्टैटिक पोर्शन और 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के रिलेटेड भी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट करके बताया करें कैसे लेक्चर आपको लग रहे हैं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको ज्वाइन करें, उसमें आपको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, प्लस अगर कोई भी क्विज आप पूछ सकते हो, वो एक डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर डेली क्विज भी होते हैं, न्यूज़पेपर भी शेयर करते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी हो हम वहां पर शेयर करते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के, उनके रिलेटेड एमसीक्यू विद कंसेप्ट समझाए गए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं हर एक सीक्वेंस के रिलेटेड, आप उनको वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।